प्रधानमंत्री ने कर्नाटक में 27,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। कल मैसूरू में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। मांडर विधानसभा उपचुनाव के लिए कल शाम थम जाएगा चुनाव प्रचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और भाजपा के बाबूलाल मरांडी ने कई जनसभाओं को किया संबोधित। अग्निपथ योजना के विरोध में आहूत बंद का झारखंड में नहीं दिखा कोई खास असर। रिटायर्ड फौजियों ने योजना को युवाओं के लिए बताया हितकारी। और अमेरिका में हॉकी का हुनर दिखाएंगी झारखंड की 5 बेटियां। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को दी बधाई। कहा, खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए सभी सुविधाएं देगी सरकार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक के बेंगलुरु में 27,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिसमें कई रेल परियोजनाएं भी शामिल हैं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश में डबल इंजन की सरकार तेजी से विकास कर रही है। रेलवे टर्मिनल Bengaluru. Sir M. Vishweshwaraya, Railway Terminal Bengaluru, rupees 314 crores, centrally air-conditioned terminal, a first in South India, decongest KSR Bengaluru and Yeshwantpur terminals and enable starting of new trains. अब यहां कनेक्टिविटी से जुड़े उत्सव को आपके साथ, आपके बीच आकर के और जो उमंग और उत्साह से आप लोग भरे हैं, मैं भी आपके साथ इसको सेलिब्रेट कर रहा हूं। और आप सब जानते हैं, बेंगलुरु का आज का मेरा ये आखिरी कार्यक्रम है और इसके बाद मैसूरू जा रहा हूं। वहां भी कर्नाटका की इसी विकास यात्रा को गति देने का अभियान जारी रहेगा। थोड़ी देर पहले कर्नाटका में 5 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट और 7 रेलवे प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया है। कोंकण रेलवे के 100% बिजलीकरण के महत्वपूर्ण पड़ाव के भी हम साक्षी बने हैं। ये सभी प्रोजेक्ट कर्नाटका के युवाओं, यहां के मध्यम वर्ग, हमारे किसान भाई बहन, हमारे श्रमिक भाई बहन, हमारे उद्यमियों को नई सुविधा देंगे, नए अवसर देंगे। पूरे कर्नाटका को इन विकास परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, बेंगलुरु देश के लाखों युवाओं के लिए सपनों का शहर बन गया है। बेंगलुरु एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का प्रतिबिंब है। बेंगलुरु का विकास लाखों सपनों का विकास है और इसलिए बीते 8 वर्षों में केंद्र सरकार का ये निरंतर प्रयास रहा है कि बेंगलुरु के सामर्थ्य को और बढ़ाया जाए। श्री मोदी ने बेंगलुरु की बेस यूनिवर्सिटी परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया।
प्रधानमंत्री इससे पहले मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री इस वक्त बेंगलुरु में मौजूद है, जहां पर वो जो पार्थसारथी अस्पताल है, यहां पर सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन करेंगे। तो आज का दिन कर्नाटक वासियों के लिए काफी अहम, 2 दिवसीय कर्नाटक दौरे पर हैं और प्रधानमंत्री ने सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का वो उद्घाटन करने जा रहे हैं। उन्होंने उद्घाटन किया है इसका, और साथ ही इसके बाद वो बागची पार्थसारथी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की आधारशिला रखेंगे। फिलहाल अभी प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु में सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च सीबीआर का उद्घाटन करा। अगर देखा जाए तो ये काफी अहम हम रिसर्च सेंटर मान सकते हैं, खासतौर पर जो न्यूरो यानी दिमाग से जुड़ी हुई तमाम जो बीमारियां हैं उससे लड़ने के लिए इस सेंटर का उद्घाटन किया गया है। और आप देखिए कि इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री कर रहे हैं और भारतीय विज्ञान संस्थान का प्रधानमंत्री ने उस दौरे पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मैसूरू में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस बार योग दिवस का विषय है मानवता के लिए योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर खूंटी के बिरसा कॉलेज स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होंगे। उपायुक्त शशि रंजन ने बताया कि आजादी की लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभाने वाले भगवान बिरसा मुंडा के गांव उलिहातू में भी योग कार्यक्रम रखा गया है। रोड में सब कई जगह फ्लैक्स लगा। देखिए, योगा दिवस के अवसर पर उलिहातू में भी पतंजलि कैंप के द्वारा योगा का आयोजन किया जा रहा है। वहाँ पे अच्छे खासे अरेंजमेंट किए गए हैं और वहाँ पे जो लोकल मशीनरी है हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, उनको भी दिशा निर्देश दिया गया वो, और जो ऐसे सुविधा। मांडर विधानसभा उपचुनाव का प्रचार कल शाम थम जाएगा। यहां 23 जून को मतदान होना है। चुनाव प्रचार थमने से पहले सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपने प्रत्याशी के पक्ष में अपनी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज 3 जनसभाओं को संबोधित किया और अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। साथ ही महागठबंधन समर्थित कांग्रेस उम्मीदवार शिल्पी नेहा तिर्की को जिताने की अपील की। दल का सरकार ने इतना उत्पाद मचाया कि पूरा राज्य दर्द से थर्रा गया। फिर हम लोगों ने मिलजुल कर फिर अपना ताकत एकत्रित किया और एकत्रित करने के बाद 2019 में एक डबल इंजन को सरकार को उखाड़ कर फेंकने का काम हम लोग गठबंधन में मिलकर करें। उधर भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने जनसभाओं को संबोधित करते हुए राज्य सरकार पर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार में भ्रष्टाचार और अपराध पर लगाम संभव नहीं है। उन्होंने पार्टी के प्रत्याशी गंगोत्री कुजूर के लिए वोट मांगा। भाजपा विधायक सीपी सिंह और अमर बावरी ने ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान चलाया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश ने पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ संसदीय भाषा का इस्तेमाल करने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि असंसदीय भाषा का प्रयोग करना कांग्रेस पार्टी की फितरत में शामिल है। उन्होंने कहा कि सुबोध कांत सहाय को अपने टिप्पणी के लिए माफी मांगनी चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्र के विकास पर बल देते हुए कहा है कि साइबर अपराध से सुरक्षित भारत का निर्माण सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में साइबर सुरक्षा के बिना भारत का विकास नहीं हो सकता। साइबर और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री शाह ने कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है और सभी स्तरों पर प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ा है। उन्होंने आगाह किया कि अगर साइबर अपराध से सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की गई तो यह देश के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है।
दुनिया में सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाने के लिए किस प्रकार से उपयोगी हो, इसकी दृष्टि से अनेकविध कार्यक्रम अनेक मंत्रालयों को समाहित करते हुए बनाए गए हैं। कहीं पर वित्त मंत्रालय जब आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी तब आर्थिक क्षेत्र में भारत कहां खड़ा होगा, इसके लिए हमारे पास किस प्रकार की टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, किस प्रकार की रणनीति बनानी पड़ेगी, हमारी क्षमताओं का संपूर्ण दोहन कैसे होगा, भारत कैसे मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा और दुनिया के अर्थतंत्रों में भारत सिरमौर कैसे बनेगा। प्रधानमंत्री जी का विजन है कि प्रत्येक भारतीय को टेक्नोलॉजी से और इंटरनेट के माध्यम से अपने आप को सशक्त करना चाहिए। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा कि अग्निपथ योजना देश और युवाओं के हित में है। उन्होंने कहा कि साल 2030 में देश की 50% आबादी 25 से कम उम्र की होगी, तो रक्षा करने वाली सेना की औसत उम्र 32 क्यों हो। ये रिफॉर्म क्यों आया? ये रिफॉर्म लॉन्ग पेंडिंग था। सबसे ऊपर वाली आप स्टेटमेंट देखिए, ये स्टेटमेंट आज की नहीं है, ये 1989 की स्टेटमेंट है। 1989 में ये काम शुरू हुआ था। हमारी तमन्ना थी कि ये काम शुरू हो, बट उसकी और भी कई सारी पहलू थे। वो चाहता था कि ऑफिसर की एज कम हो, कमांडिंग ऑफिसर की एज कम हो, टीथ टू टेल रेशियो कम हो, तो एक एक करके ये काम शुरू करा गया। कमांडिंग ऑफिसर की एज कम करी गई, जो हमारी टीथ टू टेल रेशियो है वो कम करी गई। उसके बाद कारगिल रिव्यू कमेटी के अंदर अरुण सिंह कमेटी ने बोला एक सीडीएस का गठन होना चाहिए, वो काम हुआ। अब उसी चीज को आगे ले जाते हुए हमने जो नेक्स्ट रिफॉर्म था वो था कि किसी तरीके से जो एज हमारी 32 साल है, ये देखिए ये बता रहा है 30 साल 1989, आज ये 32 साल पहुंच गई है। 32 साल को किस तरीके से 26 साल ला सके, ऐसा क्यों? हमारे को यूथफुल प्रोफाइल चाहिए। ये क्यों चाहिए? बिकॉज आप सबको मालूम है 2030 के अंदर हमारे देश के अंदर 50% पीपल 25 साल की उम्र से कम होंगे। क्या ये अच्छा लगता है कि देश की सेना जो रक्षा कर रही है दे आर 32 इयर्स? ये हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा है कि हम किसी तरीके से यंग हो जाए। इसको स्टडी करा गया पिछले 2 साल, एंड ये सीरियस वर्क। पहले तीनों चीफ जनरल रावत मिलके एंड कई लोगों से इसके बारे में डिस्कशन करी कि क्या क्या तरीके हैं, इसकी परसेंटेजेस कैसे करें। उसके अलावा हमने स्टडी करी बाहर के देशों की स्टडी, तकरीबन सारे देश हमने स्टडी करे। सब देशों के अंदर देखा गया उम्र 26, 27, 28। राजधानी रांची में आज सेवानिवृत्त फौजियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर अग्निपथ योजना से युवाओं को होने वाले लाभ को रेखांकित किया। ब्रिगेडियर निरंजन कुमार रिटायर्ड और जेबी पाठक रिटायर्ड ने कहा कि रक्षा मंत्रालय की यह नई योजना न केवल सशस्त्र बलों के लिए बल्कि देश के युवाओं के लिए भी फायदेमंद है। यह भारतीय सेना में सबसे बड़ा मानव संसाधन प्रबंधन है। कुछ लोग गलत सूचना और गलतफहमी के कारण इसका विरोध कर रहे हैं। अग्निपथ योजना के विरोध में छात्र संगठनों द्वारा आहूत भारत बंद का झारखंड में कोई खास असर नहीं रहा। बाजार खुले रहे और दफ्तरों में आम दिनों की तरह कामकाज हुआ। बंद के आह्वान को देखते हुए राज्य सरकार ने स्कूलों को बंद करने का निर्देश जारी किया था। सड़कों पर यातायात सामान्य रहा। इस दौरान कहीं से कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं।
क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल है DD न्यूज झारखंड और DD आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। झारखंड समेत देश भर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण का दायरा फिर से बढ़ता जा रहा है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 12,781 नए संक्रमितों की पहचान की गई, जबकि इस अवधि में 8,537 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। तो 81 मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 8,537 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98% हो गया है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 2.62% दर्ज किया गया। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 4.32% है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 2 दर्जन नए संक्रमितों की पहचान की गई है, जबकि इस दौरान 10 लोगों ने कोविड को मात दिया है। राज्य में कोविड के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने गाइडलाइन जारी किया है, जिसमें मास्क लगाने तथा सोशल डिस्टेंसिंग को जरूरी बताया गया है। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 1,96,18,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। 1,000 से अधिक टीके लगाए गए। टीकाकरण अभियान देश में लोगों की कोविड से सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम है और इसकी उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है। बोकारो जिला समाहरणालय में उप विकास आयुक्त कीर्ति श्री की अध्यक्षता में आज राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम पर एक दिवसीय प्रशिक्षण तथा जिला स्तरीय तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति की बैठक हुई। इसमें अपर समाहर्ता शादाब अनवर, नोडल पदाधिकारी डॉक्टर NP सिंह सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। जमशेदपुर में भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का 79वां सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण एवं क्षेत्रीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता एवं उप महानिदेशक रंजीत कुमार तिवारी ने संयुक्त रूप से किया। कि हम लोग का ये सर्वेक्षण भी हो रहा है, इसमें आंकड़े भी जुटाए जा रहे हैं। लोगों को क्या आवश्यकताएं हैं, क्या परेशानी होती है, कितनी आवश्यकता है और कितना लोग इसका उपयोग कर रहे हैं, आदि आदि गंभीर विषय पर ये चिंतन मनन करने के लिए और भारत सरकार को, राज्य सरकार को इन आंकड़ों से कैसे अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति
की क्या अभिव्यक्ति है, उसकी अभिरुचि क्या है, उसकी रुचि क्या है, वो कितना लाभान्वित है या वो लाभ लेना चाहता है या नहीं चाहता है, आदि आदि गंभीर विषय पर चिंतन मनन करने के लिए 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। झारखंड के सुदूरवर्ती गांव में रहने वाली आदिवासी लड़कियों के लिए हॉकी सशक्तिकरण का माध्यम बन रहा है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग और महिला सशक्तिकरण पर काम करने वाली स्वयंसेवी संस्था शक्ति वाहिनी ने आज वैसी ही 5 लड़कियों को मीडिया के समक्ष मुखातिब किया जो 21 दिवसीय अमेरिकी यात्रा के लिए रांची से उड़ान भरेंगी। कभी नहीं सोचे थे कि हम इतने गरीब घर के आगे बढ़ पाएंगे। मम्मी पापा कुछ नहीं करते हैं। इनके खून में है हॉकी, तो हॉकी को इसीलिए हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। और सिमडेगा, खुटी, गुमला में बहुत अच्छी हुनर है। सरकार ने काफी एफर्ट किया है, पुलिस ने काफी एफर्ट किया है, तो हम लोग क्यों ना मिलके इन लड़कियों की भविष्य बनाए, जो कि लड़कियां दिल्ली ना जाए, यहाँ हॉकी खेले और देश का नाम रोशन करें। शक्ति और मेरा निस्वार्थ भाव सेवा है। इसको इससे कोई 1 रुपया 2 रुपया में पैसा कोई नहीं मिलता, लेकिन हमारा ये है कि जो भी बच्चे देहात में फालतू हैं और जिनको ठग पुतला के दिल्ली ले जाया जाता है ये काम करवाने के लिए। अमेरिका जाने वाली इन हॉकी खिलाड़ियों ने आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने इन खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि राज्य सरकार खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों से प्रतिभावान खिलाड़ियों की पहचान करने और उनके हुनर को निखारने के लिए सरकार विशेष पहल कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 26 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। आम लोग इस कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव 24 जून तक भेज सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 26 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जून सुबह 11 बजे मन की बात। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में पिछले 24 घंटे के दौरान अच्छी बारिश हुई है। सबसे अधिक गोड्डा में 54 मिलीमीटर बारिश हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि आज और कल राज्य के कई हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान है, जबकि 22 से 24 जून के बीच वर्षापात में बढ़ोतरी हो सकती है। इस दौरान वज्रपात की भी संभावना है, इसलिए लोगों को सावधान रहना चाहिए। आज 20 जून 2022 को मानसून झारखंड के लगभग सभी हिस्सों में अपना प्रसाद फैला चुका है और आने वाले दिनों में हमको मानसून की वजह से अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। और पिछले 24 घंटे की बात करें तो सबसे अधिक जो बारिश है 54 मिलीमीटर गोड्डा में रिकॉर्ड किया गया है। और उसके बाद जो सिग्निफिकेंट रेनफॉल है वो है चक्रधरपुर में 52 मिलीमीटर, साहिबगंज में 48 मिलीमीटर, पाकुड़ में 47.2 मिलीमीटर और राजमहल में 36.4 मिलीमीटर रिकॉर्ड किया गया है। अब बात करते हैं कि मौसम पूर्वानुमान का, तो 20 और 21 2 दिन राज्य में कुछ स्थानों पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी और 22, 23, 24 ये 3 दिन में थोड़ी सी जो बारिश में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और राज्य में कई स्थानों पे आपको हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। चेतावनी की बात करें
तो 20 से लेके 24 तक लगभग जहाँ 5 दिन थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग की चेतावनी है और लोगों से ये विनम्र विनती है कि थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के समय गर्जन वज्रपात के समय में काफी प्रिकॉशन सुरक्षा अपना देखें। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। खूंटी पुलिस ने पीएलएफआई के उग्रवादी अमरू पूर्ति को गिरफ्तार किया। वह परिवार वालों से मिलने घर आया हुआ था। इसी दौरान पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पूर्ति के खिलाफ थाने में कई मामले दर्ज हैं। संसदीय समिति की स्थल अध्ययन यात्रा के सिलसिले में दार्जिलिंग के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने कई जगहों का भ्रमण कर सरकारी योजनाओं की जानकारी ली। रांची के सांसद संजय सेठ ने आज अपने आवास पर क्षेत्र के लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और उसके निराकरण का भरोसा दिलाया। भाजपा सांसद अमर बावरी ने मांडर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशी गंगोत्री कुजूर के समर्थन में जनसंपर्क अभियान चलाया। उन्होंने लोगों से पार्टी प्रत्याशी को वोट देने की अपील की। पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त ने अपने कार्यालय में साप्ताहिक जनता दरबार का आयोजन कर आमजनों की समस्याएं सुनी तथा विभागीय अधिकारियों को उस पर कार्रवाई का निर्देश दिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को ध्यान में रखकर खूंटी जिले के कस्तूरबा गांधी विद्यालय रनिया में छात्राओं को कॉमन योगा प्रोटोकॉल का अभ्यास कराया गया। इस दौरान छात्राओं को योगा अभ्यास के महत्व के बारे में बताया गया। कोडरमा जिले के सभी प्रखंडों में 23 जून को केसीसी मेगा कैंप का आयोजन किया जाएगा। इस कैंप का आयोजन बिरसा किसानों को कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर एवं जागरूक करने के लिए किया जा रहा है। जमशेदपुर अक्षेस के द्वारा मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के तहत लाभुकों के बीच जॉब कार्ड वितरित किया गया है। इस दौरान श्रमिकों द्वारा नए आवेदन भी दिए गए हैं। जिन लोगों को जॉब कार्ड मिल गया है उन्हें कार्य के अवसर दिए जा रहे हैं। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि वर्तमान सरकार में भ्रष्टाचार और अपराध पर लगाम लगाना संभव नहीं है। उन्होंने ये बात मांडर विधानसभा उपचुनाव को लेकर जनसंपर्क अभियान के दौरान कही। रांची के विधायक सीपी सिंह ने मांडर विधानसभा उपचुनाव को लेकर बिजुपाड़ा के बरहे पंचायत में जनसंपर्क अभियान चलाया। उन्होंने लोगों से पार्टी प्रत्याशी के लिए वोट मांगा। मांडर विधानसभा उपचुनाव के मुख्य निर्वाची पदाधिकारी ने 23 जून को लोगों से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है। एक ट्वीट में उन्होंने लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया। हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा ने नए सब्जी मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स का भ्रमण कर सब्जी विक्रेताओं के साथ संवाद किया। उन्होंने सब्जी विक्रेताओं की समस्याएं सुनी और उसके निराकरण का भरोसा दिलाया। एसीबी की विशेष न्यायालय ने 1000 रुपये घूस लेने वाले विवाह निबंधन कार्यालय के सहायक कर्मी दाऊद अली को 1.5 साल की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर 6000 का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की रकम नहीं भरने पर सजा की अवधि 4 महीने बढ़ा दी जाएगी। और अब आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कर्नाटक में 27,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। कल मैसूरू में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। मांडर विधानसभा उपचुनाव के लिए कल शाम थम जाएगा चुनाव प्रचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और भाजपा के बाबूलाल मरांडी ने कई जनसभाओं को किया संबोधित। अग्निपथ योजना के विरोध में आहूत बंद का झारखंड में नहीं दिखा कोई खास असर।